हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चैनल एजुकेशन है में तहसील स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जूठन कहानी का ऑब्जेक्टिव, है ना। जूठन एक कहानी नहीं है, सॉरी आत्मकथा है ना। जिसको लिखे कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं, है ना। और जो जूठन कहानी का सारांश है हम लोग अगली वीडियो में देख लिए हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर देखें, बहुत शानदार वीडियो है ना। वीडियो देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब आपके एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से प्रश्न पूछा गया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे प्रथम तो ये कि आपका जो जूठन, जो ये हमारा चैप्टर जो जूठन है, इस जूठन को लिखने वाला कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। और ओम प्रकाश जो वाल्मीकि जो है वो दलित परिवार से आते हैं और अपने बारे में इस कहानी में लिखते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न आपका है कि जूठन के रचनाकार कौन है, यानी कि जूठन कौन लिखे हैं। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि ऑप्शन क्या? सी, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, है ना। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है, मतलब ओम प्रकाश अपने से कौन कौन से मतलब रचना लिखे थे। तो ये जो आपका हो गया, उसने कहा था ये बिल्कुल नहीं है ना। आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी, प्रगति और समाज। प्रगति और समाज भी बिल्कुल नहीं है ना। रोज भी नहीं है। हमारा क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि जूठन। हमारा आंसर सही क्या है? जूठन। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। कहता क्या है कि यहाँ पे क्या रहा है समझना, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को, है ना, 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना भी आपको ए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, बी, है ना, परिवेश सम्मान, सी कथाक्रम सम्मान, डी जयश्री सम्मान, ये सारा इनको मिला था। सारा पुरस्कार इन्हीं को मिला है। लेकिन यहाँ पे आपको कृत्य में याद रखना होगा कि यहाँ पे इनको ए भी मिला है, बी भी मिला है, सी भी मिला है, डी भी, सब मिला है इनको। लेकिन पूछ रहा है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पूछ क्या रहा है कि 1993 में मतलब कि कौन से मिला था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी क्या हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। चलिए देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? देखिए ऑप्शन ए, परिवेश सम्मान तो मिला था, अभी तुरंत देखे थे पीछे, है ना। देखिए बी, परिवेश सम्मान वही है, मिला था, है ना। और सी, ये भी जैसे कि मिला था, है ना। जैसे श्री सम्मान मिला था। डी, यानी कि हमारा भारत रत्न नहीं मिला था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, भारत रत्न नहीं मिला हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि को। चलिए अगला प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि समाजवादी तो नहीं होगा, है ना, भारतीय राष्ट्रीय भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। इनमें से होगा तो क्या होगा? दलित आंदोलन होगा, क्योंकि ये दलित परिवार से आते थे, इसलिए ये आंदोलन क्या चाहते थे? दलित आंदोलन, ऑप्शन बी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। छठा प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, नहीं, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि बरला मुजफ्फरपुर। चलिए आगे देखते हैं। हेडमास्टर कलीराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए, अच्छा किसे, है ना, किसे मैदान में, मतलब कि किसको बोला था कि तुम झाड़ू लगाओ? ओम भारत को? नहीं, है ना, समझने यहाँ पे, ओम भारत को नहीं, यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को नहीं, ये तो देख ही लिए थे, इनमें से नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि को, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो भाई हेडमास्टर तो तुम गोसाले रहता था, मित्र तो इनका था ही नहीं, है ना। माँ तो इनको नहीं प्रकार से बोलते थी, कौन बोलते थे? ऑप्शन सी, यानी कि पिताजी बोलते थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा? यानी कि लेखक हमारा कौन है? तो लेखक हमारा वाल्मीकि जी हैं, है ना। अब वाल्मीकि जी को किसने देखा था झाड़ू लगाते हुए? भाई ने नहीं, माँ ने नहीं, भाभी ने नहीं, ऑप्शन बी, यानी कि पिताजी ने, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं, मतलब कौन से नहीं लिखे हैं वो? अरे भाई देखिए यहाँ समझेंगे। सदियों का संताप तो उन्हीं के लिखा हुआ है, अब और नहीं उन्हीं का लिखा हुआ है, सलाम उन्हीं का लिखा हुआ है, एक प्रायश्चित जो है वो उनका लिखा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे देखते हैं।
कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, मतलब कौन सी रचना ओम प्रकाश जी लिखे थे? तो नूतन नहीं लिखे हैं, है ना, सुखमय जीवन नहीं लिखे हैं, नील कुसुम नहीं लिखे हैं, लिखे कौन है? बी, यानी कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। चलिए, जुठन क्या है? रेखा चित्र। जुठन क्या है? रेखा चित्र नहीं, रेखा चित्र नहीं है ना। आगे देखिए, ये शब्द चित्र है नहीं, कहानी है नहीं, क्या है? आत्मकथा है। समझिए, सुरेंद्र सिंह किसका पोता है? हरे राम का नहीं, गणपति का नहीं, रामदेव का नहीं, किनका है? सुखदेव जी का है, ऑप्शन ए। चलिए, 13वां प्रश्न, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था मेरे भाई? बलिराम नहीं, बी, यानी कि कलीराम। आगे देखिए, देखते हैं, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 30 जून। अरे भाई, यहाँ पे गलती से जुलाई लिखा गया है, आप लोग जून कर लेंगे। 30 जून 1950 को, यानी कि 30 जून, है ना, 1950 को हुआ था। तो ये चीज सुधार लेंगे आप लोग। आगे देखिए, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो सलाम हमारे कौन लिखे हैं भाई? ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, है ना। आगे देखिए, दलित साहित्य की सुंदर शास्त्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि हमारे वाल्मीकि जी। आगे आइए, जुठन में चित्रण हुआ है, मतलब किसका हुआ है ना। तो इसमें राजनीतिक का नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐतिहासिक का नहीं, ये सामाजिक विषमता का, कि समाज में फर्क था, है ना, इसीलिए, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 17वां आइए, आत्मकथा लेखक की माँ क्या किसके यहाँ काम करती थी? तो देखिएगा, यहाँ सुंदर त्यागी नहीं, बिल्कुल है ही नहीं था, यज्ञदत्त है ही नहीं था, ज्ञानदेव है ही नहीं था, कौन था? ब्रह्मदेव, और एक था सुखदेव, तो ब्रह्मदेव इसमें हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना किया था? मेघदूत का, है ना। आगे देखिए, मेघदूत नामक नाट्यशाला जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था भाई? तो महाराष्ट्र में होता, ऑप्शन डी। आगे, दलित साहित्य सौंदर्य के रचनाकार कौन है भाई? तो ऑप्शन 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 हमारे वाल्मीकि जी, है ना, डी। जुठन किस चेतना की रचना है भाई? तो राजनीतिक, इसमें राजनीतिक हुआ था, है ना। आगे देखिए, अब और नहीं बल्कि कैसी कृतियां हैं, है ना, अब और नहीं कैसी कृतियां हैं? तो ये हमारा क्या, ऑप्शन बी, यानी कि कविता है ना। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव इसको देखे हैं, और इसी प्रकार से आपको वीडियो आते रहेगा। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो हम बार बार आपके पास लेकर आते रहें। चलिए, जय हिंद। चलिए, अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर, है ना, कि किस प्रकार से प्रश्न पूछी गई है और उसका उत्तर क्या है ना, किस प्रकार से वहाँ पूछेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता क्या है, समझिएगा, कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। सर्वप्रथम मेरे बात को सुनिएगा, कि दूसरी वीडियो में जाकर, जिसमें सारांश बताए हैं, उसमें जाकर देख लीजिएगा, तो आपको सारा के सारा आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि विद्यालय में प्रवेश करते ही हेडमास्टर के द्वारा किस प्रकार से हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि के ऊपर अत्याचार किया गया था। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं हम लोग। कहता है, जूठन शीर्षक आत्मकथा में कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने विद्यालय काल की कुछ मार्मिक घटनाओं का जिक्र किया है ना। मतलब कुछ विद्यालय की जो बात जो होता है, जिसमें तरह तरह के अत्याचार किया जाता है, वही जिक्र को यहाँ पे वर्णन किया गया है। विद्यालय में शिक्षकों एवं हेडमास्टरों एवं विद्यार्थियों का व्यवहार अत्यंत निंदनीय था। यानी कहने का मतलब क्या है, समझिएगा यहाँ पे, कि ये जो हमारे वाल्मीकि जी जो थे, वाल्मीकि जी का मतलब जो व्यवहार था वाल्मीकि जी के प्रति, विद्यार्थी का और हेडमास्टर का और वहाँ के सारे शिक्षक का, वो बहुत अलग ढंग से देखते थे, दलित परिवार के थे इसलिए, है ना। और कहता है, विद्यालय का हेडमास्टर ओम प्रकाश यानी कि लेखक को शीशम की झाड़ू बनाकर पूरे स्कूल में सफाई करने का आदेश देता था। हेडमास्टर कहता भी है, तेरा तो यह खानदानी काम है, जो फटाफट लग जा और काम कर ले। यानी कि दलित परिवार था, इसलिए जैसे कि घर के नौकर समझकर इसी प्रकार से, मतलब वो क्या उसको बोलते, देहाती भाषा में उसको ताना देना, है ना। कहता है, लेखक को हेडमास्टर का आदेश मानना पड़ा। यानी कि हमारे लेखक मतलब कौन, हमारे वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो ऑर्डर दिया हेडमास्टर ने, उनका जैसे कि पालन करना पड़ा, और पूरे स्कूल में जाकर वो झाड़ू लगाए। स्कूल के लंबे चौड़े मैदान को साफ करना पड़ा।
है ना। धूल से चेहरे मतलब पट गया था और मुंह के भीतर धूल घुस गई थी, है ना। और क्या कहते हैं, स्कूल के बाकी छात्र अपने क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हमारा लेखक है वो पूरे ग्राउंड में झाड़ू लगा रहे थे उस टाइम, है ना। फिर दूसरे दिन वही घटना घटा। दूसरे दिन भी मतलब कि क्या कहते हैं, दूसरे दिन की घटना और भी चित्रण स्मरणीय और मर्मस्पर्शी है ना। स्कूल जाते ही हेडमास्टर ने फिर से झाड़ू दे देता है और कक्षा में बैठने की लालसा उस दिन भी पूरी नहीं होती है। फिर झाड़ू लगाने का आदेश देता है और तीसरे दिन लेखक चुपचाप कक्षा में जाकर बैठ जाता है। पहला दिन और दूसरा दिन जब इस प्रकार से हेडमास्टर ने तंग करता है, अत्याचार करता है, तब हमारे लेखक जो है वाल्मीकि जी वो चुपचाप तीसरे दिन जाकर जैसे कि अपने वर्ग में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हेडमास्टर की दहाड़ सुनाई देती है। हेडमास्टर लपक लपक कर आता है और लेखक की गर्दन दबोच लेता है ना। कक्षा से बाहर खींच कर लेखक को बरामदे मतलब क्या, उसको बरंडा बोलते हैं ना, बरामदे में ला पटकता है और चीख कर बोला, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, है ना। लेखक फिर झाड़ू लगाने का कार्य शुरू करता है। आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बेचारे ओम प्रकाश जो वाल्मीकि जी हैं वो बहुत मतलब कि रोने लगते हैं, है ना, अंदर अंदर फटने लगते हैं। और समझिए क्या कहता है कि क्लास के लड़के छिप छिप कर तमाशा देखते हैं, है ना। इसी बीच लेखक के पिता अचानक स्कूल के पास से गुजर रहे थे, है ना। और कहता है, पुत्र ओम प्रकाश को झाड़ू लगाते देख ठिठक जाते हैं। ओम प्रकाश के पिता प्यार से उसे मुंशी जी पुकारते हैं। मुंशी जी को रोता देख पिता रोने का कारण पूछते हैं, है ना। और पिता को मालूम होता है कि मुंशी जी 3 दिन से सिर्फ झाड़ू लगा रहा है और क्लास में नहीं बैठ रहा है, तो उनके पिताजी खिंचा जाते हैं और पिताजी बौखलाकर हाथ से झाड़ू छीन लेते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। कौन सा मास्टर है, क्या है, मतलब बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और उधर से गाली देते हुए मास्टर साहब आते हैं और इनको धमकी देते हैं, लेकिन धमकी की कोई असर इनके पिताजी पर नहीं पड़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है समझेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, है ना, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखे। अरे जो पहला प्रश्न था ना वो वही आंसर हुआ, इसमें भी होगा, है ना। आप लोग बढ़े जिसको पढ़ लीजिएगा और पढ़कर बढ़े जिसको लिख लीजिएगा। चलिए हम इसको अच्छे से आपको दिखा देते हैं, आप बढ़े जिसको रोक कर पढ़ लीजिएगा, है ना। वही चीज़ है, दूसरा चीज़ नहीं है। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग आते हैं। कहता है, बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ हो। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव का प्रतिक्रिया अपनी भाषा में लिखिए। देखिए बहुत मार्मिक चीज़ था, बचपन में बेचारे के बहुत घटना घटा है। कहता क्या समझिएगा कि जुठन शीर्षक आत्मकथा के माध्यम से लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने बचपन के जो अनुभव प्रस्तुत किए हैं भारतीय समाज के लिए एक चिंता का विषय है ना। बचपन ईश्वर का दिया हुआ एक अद्वितीय उपहार है ना। बचपन में बालक निश्चल एवं सरल होता है। जीवन का यह बहुमूल्य समय शिक्षण ग्रहण एवं बड़ों द्वारा लाड़ प्यार की प्राप्ति का अवसर होता है ना। ऐसे में किसी बालक को दलित अछूत समझकर प्रताड़ित करने या करना समाज विरोधी और मानवता विरोधी का राष्ट्र विरोध का कार्य है। यानी कहने का मतलब समझिएगा कि हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक दलित परिवार से आते थे, इसलिए उनको विद्यालय में ना तो पढ़ने दिया जाता था और नहीं तो विद्यालय के आसपास मतलब कि रहने दिया जाता था। अगर विद्यालय में रहना है तो आपको झाड़ू लगाना पड़ता है ना। इस प्रकार से मतलब कि वहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्रताड़ित किया जा रहा था, है ना। तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत निंदनीय है ना। और ये समझिए कि एक बहुत बड़ा समाज विरोधी है, समाज में लोग विरोध कर रहा है, जाति प्रथा कर रहा है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है समझिएगा कि लेखक के साथ उनके बचपन में जो घटनाएं घटी हुए घोर निंदनीय हैं, बिल्कुल घोर निंदनीय है भाई। इस प्रकार से अगर किसी बच्चा को मतलब जाति प्रथा लेकर यानी कि नीच जाति समझकर, दलित बालक समझकर अगर इस प्रकार से अगर लोग सताए तो बिल्कुल ये निंदनीय है, अशोभनीय है और ऐसा शोभा नहीं देता है ना। और इस प्रकार से हमारे जैसे कि बचपना गुजार रहे थे हमारे वाल्मीकि जी। कहता अगर मैं उनकी जगह बालक होता तो मेरे मन में वही प्रभाव पड़ता जो लेखक के दिलो दिमाग पर पड़ रहा था। सही बात है, यानी कह रहे हैं
कि हम लोग जो अब जो हैं, जो हम लोग जो सुन रहे हैं या हम बता रहे हैं या जो भी लोग हैं, वो कहता है पहले मतलब कि अगर हम लोग पैदा होते और वाल्मीकि जी की जगह पर हम लोग होते तो हम लोग का भी दिलो दिमाग बहुत खराब हो पड़ता है ना, प्रभाव पड़ता है। कहता है मैं लेखक के भावनाओं को आदर करता हूँ, समाज की कुरीतियाँ शीघ्र दूर होनी चाहिए, मानव मानव में भेद करना ईश्वर को अपमानित करना जैसा है। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि अगर समाज में अगर इस प्रकार के अगर कुरीतियाँ फैलाते हैं, है ना, कि वो नीच जाति का है, वो उसको पढ़ने नहीं देंगे, उसको काम करने नहीं देंगे, उसको भूखे रहने का उसका अधिकार है ना, एक वक्त का मतलब कि रोटी खाकर वो जी सकता है, तो ये सब हमारे समाज के लिए क्या है, निंदनीय है ना। और अगर मानव मानव में अगर भेद कर रहा है तो ये समझो कि हम ईश्वर को अपमान कर रहे हैं। ईश्वर तो ऊपर से कोई जाति बनाकर नहीं भेजा, हम लोग यहाँ आने के बाद हम लोग जाति प्रथा और भेदभाव में लग गए, गोरा काला में लग गए, है ना, ऊंच नीच में लग गए, घिनौने में लग गए। तो ये सब सारा जो है हमारे समाज के लिए क्या है, निंदनीय है। और ये सब परिस्थितियां को गुजरते हुए हमारे वाल्मीकि जी अपने बचपन को गुजारे हैं, है ना। तो यही चीज को लिखना था। आगे चलिए हम लोग देखते हैं कहता है क्या। अगला प्रश्न चौथा क्या कहता है, समझिएगा कि किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे लगने लगते। यानी समझना क्या कहता है कि मतलब क्या क्या परिस्थितियां आया होगा जो सोचकर वाल्मीकि जी के मन में बहुत बुरा मतलब कि लगता था, और बहुत लगता था कि उख बिख, यानी कि अंदर ही अंदर कांटे गड़ना, अंदर ही अंदर कांटे जैसा उगना, ये सब परिस्थितियां क्यों होती थी। तो यहाँ पे समझिएगा कहता क्या है, उत्तर में देखिएगा कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने प्रस्तुत पंक्तियों में अपने बचपन की गरीबी और समाज में व्याप्त भेदभाव, है ना, उपेक्षा तथा प्रताड़ना का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये अपने शब्दों में ये बता रहे हैं कि बचपन में किस प्रकार से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा था, किस प्रकार से समाज में हमको प्रताड़ित किया जा रहा था, किस प्रकार से ऊंचा नीचा किया जा रहा था, किस प्रकार से हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। ये सब सारे बातों को वो अपने शब्दों में यहाँ व्याख्या करते हैं और कहते क्या है कि लेखक का पूरा परिवार गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता था, सही बात है, जिसमें एक एक घर में 10-15 मवेशियाँ मतलब जानवर का काम, मतलब बैठक खाने की सफाई का काम करना पड़ता था। सर्दियाँ यानी कि सर्दी के महीनों में यह काम और कठिन हो जाता था, क्योंकि प्रत्येक घरों में मवेशियों के गोबर उठाकर गांव से बाहर कुड़ियों पर या उपले मतलब का गोईठा जगह तक पहुंचाना पड़ता था, है ना। और क्या कहता है समझिएगा, इन सब कामों के बदले 2 जानवर के पीछे 25 यानी कि 12-13 किलो अनाज मिल जाता था, है ना। दोपहर में बची खुची जो रोटी थी, जूठा, है ना, वो सब मिला करता था। खास तौर पर चूड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की रोटी में मिलता था। यानी कहने का मतलब समझना कि ये इनके अंदर क्यों कांटे जैसे कि गड़ता था, इनके अंदर क्यों उखी बिखी लगता था। समझना कि एक तो दूसरे के घरों में उनका पूरा परिवार काम करता था, गोबर गोईठा का काम करता था, है ना। और दूसरी बात है कि पसीना चुआ चुआ कर काम कर रहा था, उसका इनाम सिर्फ क्या था, जूठन, जो बड़े लोग खाकर छोड़ते थे थाली में, है ना, वही जूठन इन लोग के परिवार को मिलता था। तो ये सब परिस्थितियों से गुजरे हैं, इसीलिए ये सब याद कर कर के वो बहुत मतलब अपने आप में प्रताड़ित हो रहे हैं। आगे क्या कहता है कि शादी ब्याह के मौके पर पूरे जूठे पत्तल चूड़ों के टोकरे में डाल दिए जाते थे, है ना, जिन्हें घर ले जाकर जूठन इकट्ठी कर लिया करते थे। पतलों से पुड़ियों के टुकड़े को बचे होते थे, है ना, टुकड़े जो बचे होते थे उन्हें चरपाई पर कोई कपड़ा डालकर उसे उस पर सुखाकर, है ना, रख लिए जाते थे। मिठाइयाँ जो इकट्ठी होती थी, है ना, वे कई कई दिनों तक अथवा बड़ी बारातों की मिठाइयाँ कई कई महीनों तक आपस में चर्चा कर कर के खाते रहते थे, है ना। सूखी हुई पूरियाँ की लुगदी बनाकर, मतलब कहने का मतलब क्या समझना कि वही चीज़ जो बड़े घर में शादी ब्याह होता था, वो सब के शादी ब्याह में इन लोग जाते थे और जाने के फलस्वरूप में उनका जूठन लेकर जो पत्तल में बचा हुआ था जो टोकरी में, वो जूठन लाकर अपने घर में और सब
ये चीज़ बताते थे कि हम ज़्यादा लाए हैं, हम ज़्यादा लाए हैं, वो कम लाए। सुनो किस प्रकार से मतलब कि वहाँ पे परिस्थितियाँ रहा होगा कि जूठन लाकर भी अपने आप में बड़ा बड़ाई करते थे लोग, है ना। तो ऐसे परिस्थितियों से चूहड़ लोग यानी कि दलित लोग वहाँ पे गुजरे थे। वही चीज़ को वर्णन कर रहे हैं हमारे कौन, लेखक। बाकी ये पांचवा जो है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आप प्रश्न पढ़ लेंगे और आंसर आपको यहाँ पे दिया पढ़ लेंगे, है ना। यहाँ पे देखते हैं छठा, कहता क्या है कि सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाता है। यानी कि सुरेंद्र की बातों को सुनकर, ये कब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये ऐसा परिस्थिति कब होता है तो समझेंगे कि जब सुरेंद्र वाल्मीकि जी के घर जाता है, शहर में जब जाता है, ये जो सुरेंद्र जो है वो हमारे लेखक, ये जो है लेखक कौन है, वाल्मीकि जी हैं। कौन है भाई, वाल्मीकि जी हैं, है ना। तो वाल्मीकि जी शहर में रहते हैं, तो यहाँ ये जो सुरेंद्र जो है सो नौकरी के लिए यहाँ जाता है शहर में और इंटरव्यू के लिए, और इनके के यहाँ रात गुजारता है ना। और इनके के यहाँ रात गुजारता है तो इनकी पत्नी जो होता है, वाल्मीकि जी का जो पत्नी है, वो खाना खिलाती है। तो वाल्मीकि जी का जब पत्नी जब खाना खिलाती है सुरेंद्र को, है ना, तो सुरेंद्र जैसे कि अपने लेखक को बोलता है ना। और सुरेंद्र पता है कौन है, जिनके यहाँ जिनके यहाँ लेखक के मम्मी पापा या पूरा परिवार काम करता था ना, इनके दादा के यहाँ, सुरेंद्र का दादा क्या नाम था, सुखदेव सिंह नाम था, है ना। तो और सुरेंद्र उस समय पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अब की बात बता रहे हैं कि सुरेंद्र जब इनके घर आया तो कह रहा है लेखक की पत्नी को कि भाभी आपके हाथ के द्वारा जो खाना खाए ना बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, और हमारे घर में कभी ऐसा खाना नहीं बनता है ना। तो लेखक जो है चौंक गया कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है, पहले इनके घर की जुट्ठा हम लोग खाया करते थे और ये बता रहे हैं कि आपके जैसा स्वादिष्ट जो है वो हमारे घर में कोई नहीं बना रहा है ना। तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं आंसर क्या कहता है कि जुट्ठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक ने अपने जीवन के हर प्रकार के अनुभवों का विवरण खुले दिल से किया है। सही बात है। आज आप लोग जो सुन रहे हैं वो खास करके बोलेंगे कि इस प्रकार से अगर आपके साथ बीता होगा तो क्या आप किसी को बताते हैं, नहीं, और वो सीधे किताब लिख डालें। समझिएगा, जब सुखदेव सिंह त्यागी का बेटा सुरेंद्र सिंह लेखक के घर शहर में आता है तो उसका अच्छा सत्कार होता है। मतलब लेखक की पत्नी और लेखक यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और इनकी पत्नी, ये दोनों मिलकर सुरेंद्र सिंह का बड़ा स्वागत करते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं, बड़ा इज्जत करते हैं, बड़ा प्रतिष्ठा करते हैं, खान पीन जरा सब कुछ अच्छा से करते हैं, है ना। लेखक की पत्नी उसे स्वादिष्ट भोजन कराती है। सही बात है। सुरेंद्र सिंह भोजन की प्रशंसा करता है और वह यहाँ तक मतलब कह डालता है कि जायकेदार भोजन घर पर नहीं मिलता, मतलब कि ऐसा, मतलब कि ज़्यादातर भोजन हमारे घर पर नहीं मिलता है। ऐसा कहकर लेखक कहना चाहता है कि सुखदेव सिंह का जो बेटा अब गरीब हो चुका है, उसकी गरीबी पर प्रक्षोभ रूप में दुख भी होता है और वह विचलित हो जाता है, उसे बचपन की अपनी गरीबी की याद आने लगती है। तो सोचो, समय जो है मेरे बउआ, समय सबको एक दिन न एक दिन समय जो है वो एक न एक दिन जैसे कि सबको वो एक न एक दिन सबको समय से मतलब लड़ना ही पड़ता है, समय सबको मारता है ना। घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रोने लगी, है ना। शीर्षक आत्मकथा में लेखक ने एक ऐसे प्रसंग का विवरण किया है जो नहीं चाहते हुए भी उसको करना पड़ा, क्योंकि लेखक की माँ ने लेखक को उसके चाचे के साथ बैल के खाल उतारने में सहयोग के लिए पहली बार भेजा, है ना। उनके चाचा लेखक के, देखिए इसमें कट गया है लेकिन आपको बता देते हैं कि कहानी को सुन लेना, कि जब ब्रह्मदेव सिंह का एक बैल होता है, उनका मृत्यु हो जाता है ना। तो ब्रह्मदेव सिंह खबर पठाता है ना, लेखक के माँ के पास कि इनका काम था कि जब गांव के बैल अगर मर जाता है तो उसको ले आकर चीर फाड़ करना और उस चमड़े को ले आकर बेचना, ये इनका पेशा था। तो इसीलिए ब्रह्मदेव सिंह का जो बैल जब हो गया था ना डेथ, तब इनको यहाँ खबर पठाया था। तो इनके पिताजी, लेखक के पिताजी जो थे छोटन लाल, है ना, छोटन लाल जो है वो वाल्मीकि जी के पिताजी हैं, वो घर पे नहीं थे। तो ना चाहते हुए भी माँ अपने बच्चों की भेजती है, क्योंकि पैसे की बात होता है, 12-13 रुपये बच जाता था, और उस समय 12-13 रुपया मतलब 2000-3000 के मतलब कि बराबर करता था आज के समय के 2000-3000, है ना। तो वो 12-13 रुपये के लिए ना चाहते हुए भी अपने बच्चे ओम प्रकाश को भेजते हैं चाचा के साथ, जैसे खाल उतारने के लिए। और जब वहाँ खाल उतारने जाते हैं तो खाल उतारते समय इनका पूरा रोम रोम जैसे कि अंदर से टूटने लगता है, अंदर से दुखित होने लगते हैं, और इनका
अंदर से जो अभिमान होता है वो सब खत्म होने लगता है ना। तो यही चीज़ को जैसे कि जब उधर से लेखक जब आता है अपने माँ के पास तो हर हर मतलब रोने लगता है कि इस प्रकार से हम नहीं करना चाहते थे लेकिन कर बैठे, है ना। वो अंदर से बहुत इनको दुख होता है और माँ के पास रोने लगते हैं। तो चलिए हमारा सब्जेक्टिव ख़त्म हुआ और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, है ना, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम आपके पास लेकर आते रहें। ठीक है, थैंक्स, जय हिंद।